नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर के इस फ्री बैच की क्लास नंबर 2 में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो ओवरव्यू है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ोगे तो ही आपकी चीजें समझ में आएंगी और बेहतर तरीके से आप उसे सीख पाओगे। एक बार ऑडियो और वीडियो में देख लेता हूं। हाँ जी, बिल्कुल ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। हमारा जो आज का टॉपिक है, कल की क्लास के बाद अब हम कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। अब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, जैसे कंप्यूटर के जो फंक्शन है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि यार कंप्यूटर हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वो ही उसकी सारी विशेषताएं कि यार कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है, कंप्यूटर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्यूटर की गति बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर पे हम विश्वास कर सकते हैं कि ये सेम डेटा पे अच्छा रिजल्ट देगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंप्यूटर से एक्सेप्ट करते हैं और वो सारी चीजें कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है स्पीड, यानी कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो गति है। अब कंप्यूटर की जो गति है उसका मेजरमेंट है वो अलग अलग किया जाता है। जैसे अगर अभी मैं बात करूं माइक्रो कंप्यूटर की, ये दिख रहा है आपको पेन? ब्लैक ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसे नोट करना है, लेकिन नोट करने से पहले आप इसे समझ सकते हैं। अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं, अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो इसकी माइक्रो कंप्यूटर जो है उसकी जो स्पीड है वो माइक्रो सेकंड्स में होती है। 10⁻⁻⁶, तो ये माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड होती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पे नैनो कंप्यूटर की, तो इसकी जो स्पीड है 10⁻⁹ के बराबर होती है। अगर मैं बात करूं क्वांटम कंप्यूटर की, तो क्वांटम जो कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है पीको सेकंड में होती है। और एक पीको सेकंड किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 के बराबर। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये कंप्यूटर की स्पीड है। अलग अलग कंप्यूटर की स्पीड अलग अलग होती है। हालांकि इन चीजों पे हम आगे भी बात करेंगे और ये जो सारी चीजें हैं वो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। अब हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता का मतलब यह है कि कंप्यूटर में कभी भी इनकरेक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं। यानी कि कंप्यूटर से जब भी हमको इंफॉर्मेशन लेते हैं या उससे कोई भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं और उससे जो रिजल्ट आते हैं वो हमेशा सही आते हैं। लेकिन कंप्यूटर कई बार क्या करता है ना, गलत परिणाम दे सकता है। यानी कंप्यूटर में एरर इन रिजल्ट्स, यानी कि परिणाम जो है, परिणाम में एरर आ सकता है। और ये कब आ सकता है? जब डेटा की जब जो डेटा हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाए। इनकंसिस्टेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं। अगर डेटा है, इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो सेम डेटा है ना वो दो जगह अगर है, समझ गए? अगर इनकंसिस्टेंट डेटा है यानी कि सेम डेटा जो है वो दो जगह है तो कंप्यूटर यहां पे एरर कर सकता है। आप ये जो दो जगह डेटा है इसको आप कह सकते हैं डेटा डुप्लीकेशन। इसको आप कह सकते हैं डेटा डुप्लीकेशन। देखिए, या तो कंप्यूटर जो है बिल्कुल शुद्ध रिजल्ट देगा, कंप्यूटर का जो रिजल्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। लेकिन अगर कंप्यूटर गलत यहां पे जो रिजल्ट है वो देता है तो किस कंडीशन में दे सकता है?
जब सेम डेटा दो जगह पे हो, या जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंस हो, या डेटा है जो डुप्लीकेट हो, ठीक है। इनकंसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डेटा डुप्लीकेशन। अगर सेम डेटा दो जगह होगा, जैसे मान लो मैं राहुल की एज पूछता हूं, ठीक है, अगर मान लो देखिए हमारे पास ये राहुल है, ठीक है, और यहां पे भी राहुल है, ये एज है, यहां पे दी गई है 31, यहां पे दी गई है 28। अब अगर हम कंप्यूटर से राहुल की एज पूछते हैं तो ये हमें दो रिजल्ट यहां पे देता है, ये हमें 31 भी बताएगा, 28 भी बताएगा। तो ये जो डेटा है ये कंसिस्टेंस नहीं हुआ, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। मतलब जो सेम डेटा है दो जगह, राहुल की जो एज है वो दो जगह आ गई, 31 भी आ गई और ये 28 भी आ गई। इसकी वजह से हमें जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, और ये जो रिजल्ट है इसमें गड़बड़ी मिलेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर गलत कभी भी अगर कोई आंसर करता है तो किस कंडीशन में कर सकता है, जब जो सेम डेटा है वो दो जगह हो, डेटा की डुप्लीकेसी अगर हो जाती है तो वहां पे ये जो रिजल्ट है ये गलत आ सकता है। अब हम बात करेंगे डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है, डिलीजेंस होता है परिश्रमशीलता। डिलीजेंस क्या होता है, परिश्रमशीलता। कोई भी जो कंप्यूटर है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को सेम कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के साथ हल कर सकता है। यानी आप किसी भी कंप्यूटर को अगर बहुत सारे यानी कि मिलियंस में अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सेम कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के साथ उसे हल करता है, जिसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर की डिलीजेंस कहते हैं, उसे उसकी परिश्रमशीलता कहते हैं। तो डिलीजेंस में आप लिखेंगे कि कंप्यूटर ये है लाखों, कंप्यूटर लाखों निर्देशों को एक साथ समान स्थिरता, समान स्थिरता मतलब जैसे पहले को करेगा वैसे ही सबको, जैसे पहले को करेगा वैसे ही लास्ट को करेगा, समान स्थिरता व दक्षता यानी एफिशिएंसी, दक्षता के साथ हल करता है, ठीक है। ये आप लिखेंगे डिलीजेंस में, यानी कि ये लाखों प्रोग्रामों को एक समान शुद्धता के साथ हल करता है, इसे कभी भी थकावट महसूस नहीं होती है। कंप्यूटर लाखों निर्देशों को एक साथ समान स्थिरता व दक्षता के साथ हल करता है और इसे कभी थकावट नहीं होती है, इसे कभी थकावट इसे कभी भी थकावट महसूस नहीं होती है, यानी कि कंप्यूटर थकता नहीं है। यानी कि जैसे अब देखो, अगर आदमी की बात की जाए तो जैसे आदमी मान लो हम रनिंग करते हैं तो शुरू में हम बहुत अच्छा भागते हैं, फिर धीरे धीरे थकते जाते हैं और धीरे 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 एकदम से हमें फिर लास्ट में रुकना ही पड़ता है क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है उसकी डिलीजेंस, जो इसकी क्वालिटी है या कहूं मैं कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो यही है कि ये कंप्यूटर कभी थकता नहीं है बस, ठीक है। और ये थोड़ा पूछा भी जाता है तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करेंगे वर्सैटिलिटी की। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक या बहुकौशलता। सार्वभौमिक या बहुकौशलता। अब देखिए सार्वभौमिक का मतलब तो अगर हिंदी में देखा जाए तो होता है कि सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर किसी भी काम को, यानी कि बहुत सारे तरीके के काम को कंप्यूटर बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में कर सकता है। मतलब आप इसे किसी भी प्रकार का काम दे दोगे तो कंप्यूटर इसे बहुत ही आसानी से कर देगा। तो कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को समान शुद्धता व दक्षता के साथ संपूर्ण करता है।
कंप्यूटर, यहां पे जो मेन चीज है वो है विभिन्न। विभिन्न मतलब अलग अलग कार्य, विभिन्न कार्यों को समान दक्षता के साथ हल करता है। देखिए कभी कभी है ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में डिलीजेंस क्या है, ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है कि परिश्रमशीलता है, कंप्यूटर जो थकता नहीं है वही इसकी खासियत है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डिलीजेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये केवल याद रखने के लिए है, हालांकि ऐसी बहुत सारी ज्यादा डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर हम बेसिक से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें भी होती हैं। अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी होती है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी होती है विश्वसनीयता। अब इसे रिलायबल क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है क्या, जैसे अगर मान लो हम इंसानों की बात करें तो इंसानों को भाई वो मेरा विश्वास पात्र, वो मेरी बात किसी से नहीं कहेगा, इसका मतलब वो रिलायबल हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। विश्वसनीयता का मतलब ये है कि कंप्यूटर समान डेटा पर, अगर आप इसे डेटा देते हो, कोई भी डेटा देते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक डेटा है जिसे आपने कॉपी कर लिया, उसे आप इसे बार बार दो, कितनी भी बार उससे सॉल्व करवा लो, समान ही रिजल्ट आएगा। तो इसे कहते हैं विश्वसनीयता। यानी कि ये कभी ऐसा नहीं है कि अब आपने 2+2 पूछा और 50 बार पूछा तो इसने 50वीं बार में उसे 6 बता दिया, हमेशा 4 ही बताएगा 2+2, तो इसे कहते हैं विश्वसनीयता। तो इसे विश्वसनीय कहा जाता है। इसे विश्वसनीय कहा जाता है क्योंकि यह है समान डेटा पर हमेशा समान डेटा पर हमेशा समान परिणाम, समान परिणाम ही देता है। समझ गए? यानी कि हम सेम डेटा को जितनी भी बार कंप्यूटर को इनपुट देंगे, जो आउटपुट है वो सेम होने वाला है, आप चाहे इसे कितनी भी बार कर सकते हैं। अब स्टोरेज है। स्टोरेज तो बहुत सीधा सा है। स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण। संग्रहण का मतलब क्या होता है कि इसकी उच्च संग्रहण क्षमता। तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये भी इसकी एक अगर बात कहें तो ये एक इसकी खास बात है। समझ गए? तो ये सारी चीज आपको समझ में आएगी होगी। अब हम चलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता है स्वचालन। एक बार हम ऑडियो देख लेते हैं। हाँ ऑडियो ठीक है, वीडियो भी ठीक है, ठीक है। तो ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो कंप्यूटर है ना ये निर्देशों के समूह पे कार्य करता है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये किसी भी प्रोग्राम के ऊपर काम करता है। एक बार आपने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया, यानी एक बार आपने इसे कुछ भी प्रोग्राम कर दिया, तो ये फिर बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, यानी कि फिर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर अपने आप ही वो काम कर लेगा और इसका जो फाइनली जो आउटपुट है वो हमें दे देगा। समझ गए? ऑटोमेशन का मतलब है कंप्यूटर किस पे काम करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं। तो कंप्यूटर कंप्यूटर जो है उन निर्देशों के समूह पर कार्य करता है।
कंप्यूटर जो है निर्देशों के समूह पर कार्य करता है और इसे एक बार निर्देश देने के बाद यह है बिना किसी मानव हस्तक्षेप के मानव हस्तक्षेप कैसा लिखते हैं? हस्तक मानव हस्तक्षेप कैसे लिखते हैं? लिख लेना यार, कैसे भी लिख लेना भाई, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूं, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के कंप्यूटर निर्देशों के समूह पर कार्य करता है। उसे एक बार निर्देश देने के बाद या बिना किसी मानव हस्तक्षेप के कार्य को अपने आप ही संपूर्ण करता है। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है जो निर्देशों के समूह पर कार्य करती है और इसे एक बार कमांड दे दिया तो ये अपने आप ही सारा काम कर लेगी, क्योंकि ये खुद में इतनी वो है कि बस आप इसे एक बार बता दो कि काम क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कि लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर की कमियां। कंप्यूटर की कमियां, कंप्यूटर के अंदर किस चीज की कमी है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर किसकी चीज की कमी है, तो एक तो ये नॉन इंटेलिजेंस है। नॉन इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया? बुद्धिमत्ता का ना होना। यानी कि कंप्यूटर के पास खुद की कोई बुद्धि नहीं है। या खुद की बुद्धि से मतलब है कि जैसे मान लो एक कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसके पास इतना दिमाग नहीं है क्या कि मैं कुछ कर लूं थोड़ी देर, अगर मान लो ठाली हूं तो, अगर मान लो मुझे कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है तो मैं अपने आप से गाना सुन लूं। यानी अपने आप से वो कोई भी काम नहीं करता है। कंप्यूटर जो भी काम करता है उसे जब तक बाहर से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं तब तक वह कोई भी काम नहीं करता है। तो कंप्यूटर का क्या है? नॉन इंटेलिजेंस। साथ ही में इसमें नो फीलिंग्स, यानी कि नॉन इंटेलिजेंस को आप कह सकते हो जीरो आईक्यू। कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल है वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं आईक्यू लेवल। अब कई बार है ना पूछा जाता है आईक्यू लेवल ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू जीरो। अब अगर बात करें तो इसमें फीलिंग नहीं होती है। नो फीलिंग, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है, यानी कि ये संवेदनशील नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं है और इसका जो आईक्यू लेवल है वो जीरो है। ठीक है, तो ये आपको आपकी कॉपी में नोट करनी है। मैं देख लेता हूं एकदम सब कुछ क्लियर है। हाँ जी, सब कुछ क्लियर है एकदम। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी हमने कंप्यूटर का एक जो सिंपल सा ओवरव्यू है वो पढ़ लिया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है और क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा हट जाता हूं, अब हम पढ़ते हैं साथ में से मिलके। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संचालन है। यह द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज। ये यहां पे किसकी बात कर रहा है? वैचारिक डिजाइन की। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जो डिजाइन है उसकी बात कर रहा है। तो इसका मौलिक परिचालन क्या है? क्या कंप्यूटर डिजाइन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर वर्किंग है, या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है? अगर देखो कभी भी बात करें वैचारिक डिजाइन की तो डिजाइन का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ठीक है,
तो ये जो है ये वाला सही आंसर है इसका। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। देखिए इसको आपको ध्यान रखना है, वैचारिक डिजाइन या कॉन्सेप्चुअल डिजाइन यहाँ पे कहीं भी आ जाता है तो इस चीज से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेम एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में आते हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है और ये काफी बार आपको परेशान करते हैं। कि एक दिखाता है, अगर मैं बताऊं तो ये जो दिखाता है ना यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान, तो ऐसे पढ़ेंगे एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। या हम कह सकते हैं वन शोज हाउ ऑपरेशनल कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू रियलाइजिंग ए कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, देखो एक तो कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है, यानी कि कंप्यूटर को बनाने में योगदान देता है। तो अब क्या वो कंप्यूटर डिजाइन हो सकता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, कंप्यूटर वर्किंग होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बस ये ही दो चीज है, इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रीब्यूट टू रियलाइजिंग ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी काम हो रहे हैं ना उन सभी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो चीज है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब हम हार्डवेयर के बाद में बात करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हार्डवेयर होता क्या है, तो देखिए ऑल जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, all physical components are called hardware। ये एक छोटी सी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है, फिजिकल का मतलब जिन चीजों को आप छू सकते हो, आंखों से देख सकते हो, हाथ में उठा सकते हो, उन्हें तोड़ सकते हो, उन्हें नया ला सकते हो, खराब हो गया तो हटा सकते हो, तो वो जो सारी चीजें हैं वो क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है या इसी के अंदर, यानी कि ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ विचित्र प्रकार के या अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, इस पे इसको हम पढ़ने वाले। कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है। अगर इसकी बात करें तो ये है मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के बारे में भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। ये कंप्यूटर का सीपीयू है, ये एक हमारा पूरा कंप्यूटर है। इसकी बात करें तो ये रैम है, ये कैबिनेट है, और ये क्या है, ये राउटर है। जैसे ये हेडफोन हो गया, ये माइक हो गया, ये कैमरे का लेंस है, ये कैमरा है, और ये माइक है। तो ये जो सारी चीजें हैं हार्डवेयर कहलाती हैं। हार्डवेयर कौन सी सारी चीजें कहलाती हैं, तो सिंपल सी याद रखनी है, अगर हार्डवेयर कहीं भी पूछा जाए तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड क्या होते हैं, हार्डवेयर। यानी जितने भी फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हाथ से छू सकते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर कितनी प्रकार के होते हैं, तो इनके हम बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। मुख्यतः 4 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, दिख रहा है ना साहब। हाँ। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखिए यार इधर एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें ये दिखता रहता है कि ऑडियो एकदम सही है, वीडियो एकदम सही है, और बाकी सारी चीजें है ना। तो जैसे मुझे क्या है इसमें देखना पड़ता है, अब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑडियो आ ही नहीं रहा है, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं रह जाता है। तो इधर थोड़ा थोड़ा मुझे देखना पड़ता है। साथ ही में जैसे कलर है, तो कलर क्या स्क्रीन आपको साफ विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें इधर आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कभी थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो पहला है वो है सीपीयू, जो सेकंड है वो है इनपुट डिवाइसेज,
जो थर्ड है, पहला हो गया सीपीयू, दूसरा हो गया इनपुट, और तीसरा हो गया आउटपुट, और जो फोर्थ है या मैं कहूं लास्ट है वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी कह सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी आप इसे कह सकते हैं या कह सकते हैं स्टोरेज। ठीक है, देखो सीपीयू की हिंदी तो सीपीयू ही होती है। अरे भैया क्या हो गया, आजा 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 आजा। यार आप तो कुछ गबला हो गया। चलो अगली बार से थोड़ा ऊपर लिखेंगे, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। बैकग्राउंड ले लो वाइट, ये हिल जाता पूरा है। ठीक है, टेक्स्ट ऊपर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो आप यहां से देखेंगे मेनली 4 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, मुख्यतः कितने प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, 4 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। नंबर 1 सीपीयू, अब सीपीयू की हिंदी सीपीयू ही होती है। नंबर 2 इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज क्या होता है, इनपुट डिवाइसेज वो होते हैं जो कंप्यूटर में अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि बाहर से कोई भी डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर से बाहर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेज होती है। और मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है, मेमोरी तो आप समझते ही हो यार, यानी जितना जहां पे भी डेटा का संग्रहण किया जाता है वो। तो ठीक है, इनपुट का इनपुट, आउटपुट, जैसे निर्गम आप लिख सकते हैं, आउटपुट का मतलब निर्गम। मेमोरी का मतलब, मेमोरी यूनिट का मतलब संग्रहण इकाई। अगली बार हम इन्हें ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मेमोरी का मतलब संग्रहण इकाई। तो अब आप इसे लिखिए, मैं पानी पी लेता हूं। तो चलिए, देखिए वैसे अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हम नीचे, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहां पे टेलीग्राम एक चैनल मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, वहां से हम सीधा डलवा देंगे आपको पीडीएफ, तो आप वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। और और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और देखो है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आपका स्टेट लेवल एग्जाम, सब में कंप्यूटर आता है, भर भर के आता है, और बहुत अच्छे लेवल से आजकल पूछा जाता है, तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कंप्यूटर का हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, और इसी हार्डवेयर में हम पढ़ेंगे क्या, सीपीयू। ठीक है, कि सीपीयू क्या होता है, कैसे ये काम करता है। सीपीयू होता है एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो अब देखो ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। ये मदरबोर्ड है, कंप्यूटर में एक बहुत ही मेन पार्ट होता है जिसके अंदर सारे जो कंपोनेंट है वो लगे होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे रैम लगती है, यहीं पे एसएसडी लगती है, यहीं पे सब कुछ यहाँ पे लगता है। ये जो चीजें होती हैं इनको पोर्ट बोलते हैं, कोई यूएसबी पोर्ट है, कोई एचडीएमआई का पोर्ट है, कोई ईथरनेट पोर्ट है जिसे RJ45 पोर्ट भी कहते हैं, ये सीमोस यहाँ पे लगा रहता है। और ये जो चीज है ना, ये पेन बदल लेते हैं भैया, ये जो चीज है ना यहाँ पे दिख रही है, ये है सीपीयू लगाने की जगह। यहाँ पे क्या लगता है, हमारा सीपीयू लगता है। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर देखा जाए तो ऐसी एक चिप होती है, और पहले जो सीपीयू आता था वो ऐसा आता था, इसके कोने जो होते हैं इनको वेल्डिंग कर देते थे। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि एक हाथ है, उस हाथ में एक चिप पकड़ी हुई है उन्होंने, ये वाली, और इस चिप को ये यहाँ पे रखने वाला मदरबोर्ड के सॉकेट में, यहाँ पे रखेगा, ऊपर से ये वाली जो क्लिप है इससे लगा देगा, और ये जो सीपीयू है इसके अंदर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली चीज ये जो है, सीपीयू जो होता है ये मदरबोर्ड पे एक सॉकेट होता है, उस सॉकेट के अंदर सीपीयू लगता है, बस इतनी सी समझने की बात है सीपीयू के बारे में। ज्यादा बिल्कुल भी है ना माथा फोड़ी की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं सीपीयू पे। तो सीपीयू के बारे में पढ़ने से पहले आपको सीपीयू की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए,
ये दिख रहा है क्या पेन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे कि सीपीयू क्या होता है। तो यह एक माइक्रोचिप है जो सिलिकॉन पदार्थ से बना होता है। ये जो चिप जो बनी हुई होती है, ये जो चिप बनी हुई होती है ना, ये सिलिकॉन पदार्थ से बनी होती है और इसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। माइक्रोचिप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से इसे माइक्रोचिप भी कहते हैं। तो चलो बस यही लिखना है हमें इसके बारे में। यह है एक यह एक माइक्रोचिप होती है जो सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। ये पूछा जाता है कई बार। सिलिकॉन पदार्थ की बनी। ठीक है। तो ये एक माइक्रोचिप होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है और ये मदरबोर्ड पर उपलब्ध एक सॉकेट में सीधे ही कनेक्टेड होती है। या आप इसे कह सकते हैं कि जिसे सीधे मदरबोर्ड पर उपलब्ध एक सॉकेट में रखा जाता है। जिसे मदरबोर्ड पर उपलब्ध एक सॉकेट में रखा जाता है। ठीक है। तो मैंने आपको अभी यहां पे दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं कि ये वो सॉकेट है और ये सीपीयू है। तो ये जो सॉकेट है मदरबोर्ड पर, इसके अंदर इस चिप को रखा जाता है। ठीक है। जैसे मदरबोर्ड पर एक सॉकेट में रखा जाता है। सीपीयू जो है वो जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है, तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का इतना मुख्य पार्ट है कि जब डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है तो जो पूरा जो डेटा होता है ना, वो यहीं पे प्रोसेस होता है। तो यानी कि मेनली जो डेटा का काम है, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है जहां डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित सभी ऑपरेशन को हल किया जाता है। तो यह है कंप्यूटर यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जहां डेटा प्रोसेस किया। ठीक है। तो ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है जहां पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है, या डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित सभी जो ऑपरेशंस हैं वो यहां पे होते हैं। अब सीपीयू किन कामों के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या सीपीयू के कार्य आप लिख सकते हैं। अब सीपीयू किन किन कामों के लिए जिम्मेदार होता है? तो सीपीयू क्या करता है? सबसे पहले लोड करता है। लोड करने के बाद करता है क्या? जैसे कोई भी चीज है, उसने लोड कर ली, लोड करने के बाद उस चीज की व्याख्या करता है। व्याख्या को बोलते हैं इंटरप्रिटेट। ठीक है, इंटरप्रिटेट ये व्याख्या करता है, और व्याख्या करने के बाद हम करता है एग्जीक्यूट। ई एक्स ई ई एक्स ई सी यू टी। ठीक है।
व्याख्या करने के बाद करता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब है कि ये आउटपुट देता है, ठीक है। तो सीपीयू सबसे पहले क्या करता है, लोड करेगा। लोड का मतलब तो सिंपल सा लोड करना ही है। फिर इंटरप्रिटेट करेगा, यानी कि इसकी व्याख्या करेगा, और व्याख्या करने के बाद क्या कर देता है, इसे एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कंप्यूटर के बारे में थी, सीपीयू के बारे में थी। लेकिन अभी भी कुछ और इंफॉर्मेशन है जो अभी भी सीपीयू के बारे में छूटी हुई है, ठीक है। अगर बात करें, अब आपके दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन आ रहा होगा जो मैंने अभी तक नहीं लिखाया है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लिखेंगे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू होता है ना, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं, देखो प्रोसेसर तो कहते ही है, ये छोटा होता है साइज में, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल का 4004। 4004 इंटेल का था, और ये 9071, अरे भैया ये 9071 में इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो किसके द्वारा बनाया गया था, इंटेल के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था इंटेल 4004, और इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया था। अब अगर सीपीयू की बात आती है तो हम लिखेंगे भारत ने भी एक अपना सीपीयू बनाया है। अगर हम बात करें भारत में, भारत के द्वारा निर्मित स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, हम इसे कह सकते हैं सीपीयू, इसे कह सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बताओ क्या नाम है उसका, उसका नाम है शक्ति। शक्तिमान वाला शक्ति। ये भारत के द्वारा जो निर्मित एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति। अब इसे बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला है आईआईटी मद्रास। इसको बनाने वाला कौन है, आईआईटी मद्रास। कब बनाया था इसे, 2014 में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें तो इसमें है ना, फंड की बात कर लेते हैं, तो इसे राइज ग्रुप ने, अगर बात करें इसे राइज ग्रुप ने बनवाया था। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ये था फोर्थ फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, या लिख सकते हैं इसे सीपीयू। तो अब ये इसमें कितनी सारी चीजें हो गई, देखो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर इसे कहा जाता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का 4004, जो 1971 में इंटेल के द्वारा बनाया गया। भारत के द्वारा जो निर्मित है माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम है शक्ति, आईआईटी मद्रास ने बनाया 2014 में। राइज ग्रुप के द्वारा इसे बनाया गया, फोर्थ जनरेशन का ये सीपीयू। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ ले भारत के द्वारा निर्मित कौन सा है, शक्ति,
किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। कौन से साल में? 2014 में। राइज ग्रुप ने, 4th जनरेशन का है। कोई भी क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछ लिया जाता है। एक चीज यहां पे हमने मिस कर दी है, और वो चीज है भैया जी ये, और ये थी किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। देखो यार, सीपीयू क्या करता है ना, सीपीयू फैच, फैच क्या है? फैच वही है लोड। यहां पे जो चीज लिखाई थी ना मैंने आपको, लोड, लोड के बाद इंटरप्रेटेट और फिर एग्जीक्यूट, वो ही चीज है। सीपीयू क्या करता है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले फैच करता है। फैच करने के बाद उसे क्या करता है? डीकोड करता है। और डीकोड इसमें क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो होती है वो इसे डीकोड करती है। एक्चुअली में ये है ना यार, ये स्लाइड है ना थोड़ी सी गलत लगती है मेरे हिसाब में। स्लाइड सही से लगी है क्या? ये इसका पार्ट नहीं है यार, कंट्रोल यूनिट तो अभी बताया नहीं दोस्तों। ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट और ये तो अभी आपको बताया नहीं है मैंने, एएलयू और ये। तो ये थोड़ा सा स्लाइड गलत लग गई है, कोई बात नहीं। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ रहे थे सीपीयू के बारे में। अब है ना एग्जाम्पल्स ऑफ अदर सीपीयू, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल में लिखिए P4। एग्जाम्पल्स में लिखिए P4 पेंटियम। पेंटियम जो है ये एक पेंटियम जो है एक माइक्रो प्रोसेसर है, और इसका है ना बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि P4 या पेंटियम एक क्या है। तो आपको याद रखना है क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ड्यूअल कोर, ड्यूअल कोर भी एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसको आपको याद रखना है। कोर टू डुओ, ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्वाड कोर भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। ऑक्टा कोर, ऑक्टा कोर भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। अब अगर बात करें तो i3, i5, i7 और i9। यहां पे अगर i की बात करें ना कि ये i क्या है, तो i का मतलब है इंटेल। देखो ये कुछ भी नहीं है, P4 पेंटियम तो एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये डुअल कोर। डुअल का मतलब जिसमें 2 कोर हैं वो डुअल कोर। अगर यहां पे बात करें ऑक्टा कोर, ऑक्टा का मतलब 8, अगर उसमें 8 कोर है तो वो ऑक्टा कोर, ठीक है। ऐसे i3, i5 आगे जो नाम है इंटेल ने इनका क्या नाम दिया है? i3, i5, i7, i9। अभी i9 जो है ये 14900 के, ये हाईएस्ट वर्जन में चल रहा है अभी, ठीक है। अभी इंटेल का i9 14900 के, ये इसका हाईएस्ट वर्जन का माइक्रो प्रोसेसर आप इसे कह सकते हैं, या इसे आप सीपीयू कह सकते हैं। तो ये जो सीपीयू है अभी जो इंटेल है उसका हाईएस्ट वर्जन चल रहा है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और काफी बार ये एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम एक चीज पढ़ेंगे थोड़ी सी, कि जो सीपीयू होता है ना उसके अंदर क्या होता है? रजिस्टर होता है। ये सीपीयू के रजिस्टर, ठीक है भैया। तो रजिस्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? अब एक रजिस्टर होता है MAR, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आगे हम इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे, इसलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल इसे लिखेंगे बस, MBR। इसको बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। फिर हम लिखेंगे PCR, इसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। फिर हम लिखेंगे ACR, एक्नोलेजमेंट रजिस्टर, ACR एक्नोलेजमेंट रजिस्टर। फिर लिखेंगे IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और फिर लिखेंगे इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अभी मैंने आपको इनके पूरे नाम नहीं लिखवाए हैं, साथ ही में इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है, क्योंकि आगे हम बहुत ही डिटेल्ड में इनके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं।
तो जिसकी वजह से अभी मैंने आपको इसकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बिना बात का लोड, क्योंकि देखो इससे दोबारा इसे लिखना ही है। अभी आप इसे समझ लीजिए कि ये जो सीपीयू होता है ना, आजा मेरे सीपीयू किधर है, हाँ, ये जो सीपीयू होता है इसके अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, ये मेमोरी सेल्स होती हैं। पूरी इंफॉर्मेशन हम इनके बारे में लेंगे, लेकिन अभी आपको केवल ये समझना है कि सीपीयू के अंदर की ही ये एक चीज है जिसके बारे में यहां हम इंफॉर्मेशन लें। अब हम एएलयू की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एएलयू क्या होता है, तो एएलयू होता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी सीपीयू का वह स्थान है जहां पर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक जो निर्देश है वो रखे जाते हैं। यानी कि सीपीयू का वह स्थान, सीपीयू का वह स्थान जहां पर डेटा डेटा प्रोसेसिंग के दौरान, जहां पर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक जो निर्देश है ना वो रखे जाते हैं। ठीक है, तो सीपीयू का वह स्थान है जहां पर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश रखे जाते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, जैसे आपने मान लो सीपी जो कोई भी कंप्यूटर है उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया, तो अब जैसे हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, तो एक्चुअल में जो कैलकुलेशन करता है वो कौन करता है, जो एएलयू है, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो कैलकुलेशन करते हैं। किस तरह की कैलकुलेशन, जैसे मान लो हमने उसे कोई जोड़ दे दिया, बाकी दे दिया, भाग दे दिया, डिवाइड दे दिया, तो इस तरह की कैलकुलेशन होनी का है, वो होनी है अरिथमेटिक जो लॉजिक यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो एएलयू के अंदर ही आपको लिखना है क्या, कि एएलयू जो होता है, एएलयू कंप्यूटर के अंदर किसी भी गणितीय, अब देखो जैसे सम को बोलते हैं क्या, जोड़, कोई डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। यानी कि किसी भी गणितीय या तार्किक, तार्किक होता है लॉजिकल, तार्किक गणना करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर मान लो कंप्यूटर के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई सम यानी कि जोड़ होना है, डिवाइड होना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि लॉजिकल या अर्थमेटिक किसी भी तरह की अगर कुछ भी होना है, यानी कोई भी कंपैरिजन होना है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू के द्वारा। तो ये एएलयू के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की एक और इकाई जिसका नाम है सीयू, जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। इसे आप कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं या इसे कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं सीटीयू, कंट्रोल या टाइमिंग यूनिट। ठीक है, कंट्रोल्ड एंड
आप इसे कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। अब ये क्या करता है, देखो यार कंप्यूटर के अंदर है ना सीपीयू एक मेन काम करता है, लेकिन सीपीयू के अंदर जैसे अब मान लो एएलयू ने तो गणना वगैरह कर ली, तो अब कंट्रोल यूनिट क्या करेंगे, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है ना, सब पे जैसे ऐसा नहीं रहता है क्या, जैसे हॉस्टल में वार्डन रहता है तो वैसा ही होता है, जैसे वार्डन उन सबका ध्यान रखता है ऐसे कंट्रोल यूनिट जो है इन सबका ध्यान रखती है। वह होने को तो कंट्रोल यूनिट है, केवल कंट्रोल करती है, लेकिन ये जो जितने भी सारी चीजें बाकी काम जो हो रहे हैं ना कंप्यूटर के अंदर, तो उन सबका जो बॉस है वो है कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है इसको कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। नर्व सिस्टम यानी कि केंद्रीय नाड़ी। जो कंट्रोल यूनिट होता है उसे इसकी केंद्रीय नाड़ी भी कहा जाता है। अब सीयू काम क्या करता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है तथा बाकी अवयवों बाकी अवयवों के लिए, अवयव का मतलब होता है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब देखो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो सीयू जो है डेटा को प्रोसेस करता है तथा बाकी अवयवों के लिए नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम यानी कि केंद्रीय नाड़ी केंद्रीय नाड़ी का काम करता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो अगर कहें तो जितनी भी जो चीजें है ना उनको चलाने वाला कौन है, ये कंट्रोल यूनिट ही है। यानी कि बाकी अवयवों के लिए केंद्रीय नाड़ी यानी कि नर्व, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसका कार्य करता है केंद्रीय नाड़ी, या इसको हम कह सकते हैं नर्व सिस्टम को ही हम सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, ये इसके लिए सेंट्रल नर्व सिस्टम का काम करता है। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर लेना चाहे तो, या आप इसे लिखना चाहें तो इसे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब जो एक चीज रह गई थी वो इसकी ही चीज है, किसकी, ये जो चीज है वो हम यहां पे बताने वाले थे कि कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है। अब हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ लिया, एएलयू पढ़ लिया, ठीक है, अब हम इसे आराम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे पहन लेंगे। देखो यार सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट है वो किसी भी चीज को यानी कि फैच करता है, फैच करना का मतलब क्या है, लोड करने जैसा ही। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है लोड कर लेगा मेमोरी से कोई भी काम जो है उसको, फिर वो क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब क्या हो गया, उसकी व्याख्या करेगा। व्याख्या कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ध्यान देने वाली यही बात है, अगर फैच करेगा तो कंट्रोल यूनिट करेगा, उसकी व्याख्या करेगा तो ये करेगा, लेकिन अगर फिर दोबारा से अगर यहां पे आओगे आप, एग्जीक्यूट कौन करेगा उसे, तो एग्जीक्यूट कौन करेगा, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एग्जीक्यूट का मतलब आप आउटपुट से ले सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि एएलयू क्या करेगा, जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है ना उसको, जो भी हमने उसे काम बताया, जो भी हमने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे सॉल्व करके, और जो फाइनल जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमें कौन देने वाला है यहाँ पे, वो देने वाला है हमें यहाँ पे एएलयू। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसके सारी चीजें हो गई क्या, हाँ, तो आज की जो क्लास है उसकी हमारी जितनी भी सारी चीजें थी वो सारी हो चुकी है। हालांकि कुछ ये स्लाइड्स इसमें थोड़ी सी गलत लग गई थी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कंप्यूटर के हार्डवेयरों के बारे में पढ़ा, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर यहाँ पे हमने कंप्यूटर के बारे में जैसे स्पीड हो गई, एक्यूरेसी क्या हो गई, डिलीजेंस क्या होता है, वर्सेटिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, इन चीजों के बारे में पढ़ा, ऑटोमेशन और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर हमने ये दो सवाल करे और उसके बाद में हमने पढ़े कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर ये सारी जो चीजें हैं ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं,
और बाकी हमने जो इन्फॉर्मेशन है सीपीयू और इनके बारे में यहाँ से जानकारी ली। तो अब आपको, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी जो वीडियोज हैं वो कैसी लग रही है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियो से मिल रही है। और रही दूसरी बात कि अब ये हमारी दूसरी क्लास थी, आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स वगैरह, इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। और हम आपका सिलेबस बहुत जल्दी करवाने वाले हैं, क्योंकि ये कमेंट आया था कि भाई सिलेबस कितना टाइम में होगा। तो सिलेबस तो यार वही 40 से 50 क्लास के अंदर सिलेबस होता है, लेकिन हम इस बात की आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितनी भी सारी चीजें आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में इस वैकेंसी जो के अंदर जो सिलेबस आता है वो सारा सिलेबस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, बस यही करना है। और सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।